डियर स्टूडेंट, कल हम विलयनों की सांद्रता में अपना सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का विलयन। तो विलयनों की सांद्रता में हमने मोलरता और नॉर्मलता को एक्सप्लेन किया था, मोलरता और नॉर्मलता को समझा था, उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। इसके बाद आगे देखिए कुछ प्रॉब्लम्स कि अगर आपको मिश्रण की किसी मिश्रण की दो विलयनों का मिश्रण है तो मिश्रण की मोलरता या नॉर्मलता ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? मोलरता या नॉर्मलता ज्ञात करना। मिश्रण की मोलरता या नॉर्मलता ज्ञात करना, जैसे दो विलयन है, एक ए और एक बी। ए विलयन की मोलरता m1 है और आयतन उसका v1 है। m1 मोलरता का आयतन v1 और दूसरा विलयन है बी जिसकी मोलरता m2 है और आयतन v2। इन दोनों को मिला दिया, मिश्रण कर दिया, ए और बी को इसमें मिला दिया, तो ये जो नया मिश्रण बना है ए प्लस बी का, इस ए प्लस बी के विलयन की मोलरता क्या होगी? उसके लिए हम जो मिश्रण की मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे, एम मिक्स बराबर क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आप इस फॉर्मूले से दो विलयनों के मिश्रण की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मलता अगर ज्ञात करनी है, मान लीजिए दो विलयन दिए हुए हैं ए और बी, इसकी नॉर्मलता n1 आयतन v1, इसकी नॉर्मलता n2 और ये v2। तो मिक्सचर की नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आप ये फॉर्मूला, तो ये मिश्रण की मोलरता या नॉर्मलता ज्ञात करने के आपके क्या हो गए? फॉर्मूले हो गए, सीधा अप्लाई कर सकते हो। जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है कि NaOH के एक विलयन की मोलरता, तो मोलरता 2m है व आयतन 500 ml है, जबकि दूसरे विलयन की मोलरता 1m व आयतन 250 ml है। तो परिणामी मोलरता क्या हो जाएगी? परिणामी मोलरता दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने पर परिणामी मोलरता क्या हो जाएगी? m मिक्स बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। m1 की वैल्यू दी हुई है 2, आयतन दे रखा है 500 ml। m2 की वैल्यू दे रखी है 1, आयतन दे रखा है 250। दोनों का आयतन 500 प्लस 250, ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 250, ये आ जाएगा आपका 750। एम मिक्स 1250 अपॉन 750, जीरो कट गई, ये आ जाएगा 125 5 अपॉन 3 मोलर। तो मिक्सचर की जो मोलरता है वो 5 अपॉन 3 होगी, ना तो 2 मोलर होगी ना 1 मोलर होगी, इनके 20 की आ जाएगी। इस प्रकार से अपन मिश्रण की
दो विलयनों को मिलाने पर जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम देखते हैं मोलरता और नॉर्मलता से रिलेटेड, जो आपको न्यूमेरिकल्स में आती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल में आपको वो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत दे देता है और घनत्व दे देता है, और वहां पर वो आपसे उस विलयन की मोलरता या नॉर्मलता ज्ञात करवाता है। द्रव्यमान प्रतिशतता देने के बाद और घनत्व देने के बाद, तो इसको देखो कैसे करेंगे। यदि विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता व घनत्व दिया हुआ है तो मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात करना। मोलरता ज्ञात करने के लिए आप सीधा ही देखो फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला लगा सकते हो, tan xd अपॉन अणुभार, नॉर्मलता बराबर tan xd अपॉन विलय का तुल्यांकी भार। यहां पर देखिए x तो क्या है आपका द्रव्यमान प्रतिशतता, x तो क्या है द्रव्यमान प्रतिशतता को आप डायरेक्ट लिखोगे, जैसे 20% है तो 20 लिख दोगे यहां पर। d क्या है विलयन का घनत्व। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप याद रखेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम लेंगे, ऐसे विलयन की मोलरता नॉर्मलता ज्ञात करने में काम लेंगे जिस विलयन का आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है और घनत्व दिया हुआ है, तो उसके लिए आप इसको काम में लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। एक क्वेश्चन देखते हैं, NaOH का विलयन 20% वेट बाय वेट है, जिसका घनत्व 1.04 ग्राम प्रति ml है। तो विलयन की मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, मोलरता बराबर tan xd अपॉन अणुभार, tan xd अपॉन अणुभार, tan x क्या द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी है 20, तो डायरेक्ट आप 20 रखिए। घनत्व कितना है 1.04, अणुभार कितना आ जाएगा आपका, NaOH का अणुभार आपको पता है 40 होता है, 23 प्लस 16 प्लस 1 40, तो यहाँ 40 रख दीजिए, 40 2 पंजे 10, ये कितना है 5.0 5.20 मोलर, और यही इसका क्या आएगा, यही नॉर्मलता आएगी, क्योंकि NaOH का जो तुल्यांकी भार है वो भी 40 ही होता है। NaOH क्षार है, क्षार की जो अम्लता होगी वो क्या होती है 1, OH माइनस आएंगे 1 दे सकता है, इसलिए इसका तुल्यांकी भार और अणुभार सेम रहेगा। तो tan xd अपॉन तुल्यांकी भार
10 20 ये 1.04 और तुल्यांक की भार आपका कितना आ जाएगा 40 ही 20 कम 20 दूनी 40 तो पंजे 10 मल्टीप्लाई करोगे 5/20 9। देखिए इस प्रकार से आप जिन न्यूमेरिकल्स में आपको द्रव्यमान प्रतिशतता दी हुई है और घनत्व दिया है उनको इस प्रकार से सोल्व करोगे, उनकी मोलरता और नॉर्मलता इस प्रकार से ज्ञात करोगे। ये आपके मोलरता और नॉर्मलता के कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैंने दोनों की बता दिए। अगर मिश्रण दिया हो तब मिश्रण की मोलरता और नॉर्मलता कैसे ज्ञात करते हैं, और जब घनत्व और द्रव्यमान प्रतिशतता दी हो तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब आता है तीसरा। देखो हमने सांद्रता के पदों में प्रतिशत सांद्रता निकालना सीख लिया, मोलरता निकालना सीख लिया, नॉर्मलता निकालना सीख लिया। इसके बाद एक और टर्म आती है फॉर्मलता। फॉर्मलता कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई अलग से टर्म नहीं है, फॉर्मलता एक तरह से मोलरता ही है। फॉर्मलता क्या एक तरह से मोलरता ही है विलियन की, लेकिन ये पद वहां काम में लिया जाता है जहां पर आपका जो विलय है वो संगुणित हो जाता है, विलय संगुणित हो जाता है। विलय के अणु विलायक में संगुणित हो, संगुणित या वियोजित हो, संगुणित होने पर फॉर्मलता है क्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या। ग्राम सूत्र भार, जो मोलरता थी वो क्या थी, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। मोल निकालने के लिए अपन ग्राम में मात्रा में अणु भार का भाग लगाते थे। यहां पर विलय के ग्राम सूत्र भार ज्ञात करने के लिए विलय की ग्राम में जो मात्रा है उसमें विलय के सूत्र भार का भाग लगाएंगे। सूत्र भार संगुणित होने के बाद उसका भार कितना हो जाता है। फॉर्मलता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का सूत्र भार। अणु भार नहीं लेना, विलय का सूत्र भार, मतलब संगुणित हो गया है वो, तो उसके बाद उसका अणु भार कितना हो जाता है इनटू आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। अब देखिए सूत्र भार, सूत्र भार कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए एसिटिक अम्ल है CH3COH, एसिटिक अम्ल बेंजीन में डाला, उसका द्विगुणन हो जाता है। एसिटिक अम्ल का द्विगुणन हो रहा है, द्विगुणन। अब द्विगुणन हो रहा है तो यहां पर अपन एसिटिक अम्ल का 2 अणु जुड़कर एक अणु की तरह बिहेव कर रहे हैं। द्विगुणन का मतलब क्या है कि एसिटिक अम्ल के 2 अणु मिलकर एक अणु की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब आप इसका अणु भार निकालो और उसका डबल कर दो। 2 इंटू कार्बन के देखिए 24 प्लस हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए 16 दूनी 32। ये कितने हो गए आपके 28 32 60। 2 इंटू 60, तो इसका जो सूत्र भार है वो 120 आएगा। अणु भार 60 है जबकि सूत्र भार कितना आ जाएगा 120, डबल हो जाएगा। तो उस सूत्र भार का उसकी ग्राम में मात्रा में भाग लगा दो तो हमें विलयन की फॉर्मलता पता लग जाएगी। कई बार वो क्वेश्चन में बोल देता है
कि भाई बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में द्विगुणन हो रहा है, तो उसकी आपको मोलरता ज्ञात करनी है। तो उस समय अगर उसने बोल दिया द्विगुणन हो रहा है, तो आप अणु भार के स्थान पर सूत्र भार पद काम में लेंगे। ये फॉर्मलता होगी। फॉर्मलता पर भी ताप का प्रभाव पड़ता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा और फॉर्मलता की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फॉर्मलता घट जाएगी। ये इस पर ताप का प्रभाव। मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता तीनों ही ताप से प्रभावित होती है। अब देखिए अगला जो सांद्रता का पद आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोललता। सांद्रता का अगला जो आपका पांचवा पद आता है वो क्या है, मोललता, मोललिटी। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मोलरता को कैपिटल एम से किया था, मोललता को अपन क्या करते हैं, स्मॉल एम से। मोललता क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, वो क्या कहलाती है, उस विलयन की मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। स्मॉल एम बराबर विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। अब की बार विलयन का द्रव्यमान नहीं लेना, विलायक का द्रव्यमान लेना है। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, केजी। अब मोल बराबर आप जानते हो विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार इनटू विलायक का द्रव्यमान। विलायक के द्रव्यमान को अपन ने WA से रिप्रेजेंट किया था, WA। अब इस WA को अगर मैं ग्राम में लूं तो किलोग्राम में बदलने के लिए मुझे 1000 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विलय की ग्राम में मात्रा को WB से रिप्रेजेंट किया था इनटू 1000, विलय का अणुभार MB और विलायक का द्रव्यमान WA ग्राम में। यूनिट क्या है, मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। मोललता की खास बात क्या है कि मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि इसमें आयतन नहीं है। मोललता ताप से प्रभावित नहीं होगी, ताप का कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ताप बढ़ाने पर पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, उसका आयतन बदल जाता है, लेकिन आयतन बढ़ जाता है, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितना हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान उतना ही रहेगा। 1 किलोग्राम जल लिया है तो 1 किलोग्राम ही रहेगा, चाहे आयतन उसका बढ़ जाए, वो ज्यादा जगह घेरेगा, लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहेगा। तो यहां पर सारे सबके द्रव्यमान लिए हैं अपन ने। अणुभार जो पदार्थ के खुद की प्रॉपर्टी निश्चित होती है, वो बदलती नहीं है ताप से। तो ना ये इफेक्ट हो रहा है, ना ये इफेक्ट हो रहा है, ना ये इफेक्ट हो रहा है, इसलिए मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपके मोललता का हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको मिश्रण की, किसी मिश्रण की, 2 विलयनों का मिश्रण है, तो मिश्रण की मोलरता या नॉर्मलता ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, मोलरता या नॉर्मलता ज्ञात करना। मिश्रण की मोलरता या नॉर्मलता ज्ञात करना, जैसे 2 विलयन है, एक A
और एक बी। ए विलियन की मोलरता m1 है और आयतन उसका v1 है। m1 मोलरता का आयतन v1 है। और दूसरा विलियन बी जिसकी मोलरता m2 है और आयतन v2। इन दोनों को मिला दिया, मिश्रण कर दिया, ए और बी को इसमें मिला दिया। तो ये जो नया मिश्रण बना है ए प्लस बी का, इस ए प्लस बी के विलयन की मोलरता क्या होगी, उसके लिए हम जो मिश्रण की मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे, एम मिक्स बराबर क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आप इस फॉर्मूले से दो विलयनों के मिश्रण की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मलता अगर ज्ञात करनी है, मान लीजिए दो विलयन दिए हुए हैं ए और बी, इसकी नॉर्मलता n1 आयतन v1, इसकी नॉर्मलता n2 और ये v2। तो मिक्सचर की नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आप ये फॉर्मूला, तो ये मिश्रण की मोलरता या नॉर्मलता ज्ञात करने के आपके क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए, सीधा अप्लाई कर सकते हो। जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है कि NaOH के एक विलयन की मोलरता, तो मोलरता 2m है व आयतन 500 ml है, जबकि दूसरे विलयन की मोलरता 1m व आयतन 250 ml है। तो परिणामी मोलरता क्या हो जाएगी, परिणामी मोलरता दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने पर परिणामी मोलरता क्या हो जाएगी, m मिक्स बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। m1 की वैल्यू दी हुई है 2, आयतन दे रखा है 500 ml, m2 की वैल्यू दे रखी है 1, आयतन दे रखा है 250, दोनों का आयतन 500 प्लस 250, ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 250, ये आ जाएगा आपका 750। एम मिक्स 1250 अपॉन 750, एक जीरो कट गई, ये आ जाएगा 125, 5 अपॉन 3 मोलर। तो मिक्सचर की जो मोलरता है वो 5/3 होगी, ना तो 2 मोलर होगी ना 1 मोलर होगी, इनके 20 की आ जाएगी। इस प्रकार से अपन मिश्रण की दो विलयनों को मिलाने पर जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम देखते हैं मोलरता और नॉर्मलता से रिलेटेड, जो आपको न्यूमेरिकल्स में आती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल में आपको वो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत दे देता है और घनत्व दे देता है, और वहां पर वो आपसे उस विलयन की मोलरता या नॉर्मलता ज्ञात करवाता है। द्रव्यमान प्रतिशतता देने के बाद और घनत्व देने के बाद
तो इसको देखो कैसे करेंगे। यदि विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता व घनत्व दिया हुआ है, तो मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात करना, मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात करना। मोलरता ज्ञात करने के लिए आप सीधा ही देखो फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला लगा सकते हो, tan xd अपॉन अणुभार, नॉर्मलता बराबर tan xd अपॉन विलय का तुल्यांकी भार। यहां पर देखिए x तो क्या है आपका द्रव्यमान प्रतिशतता, x तो क्या है द्रव्यमान प्रतिशतता को आप डायरेक्ट लिखोगे, जैसे 20% है तो 20 लिख दोगे यहां पर। d क्या है विलयन का घनत्व। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप याद रखेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम लेंगे, ऐसे विलयन की मोलरता नॉर्मलता ज्ञात करने में काम लेंगे जिस विलयन का आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है और घनत्व दिया हुआ है, तो उसके लिए आप इसको काम में लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। एक क्वेश्चन देखते हैं, NaOH का विलयन 20% वेट बाय वेट है, जिसका घनत्व 1.04 ग्राम प्रति ml है। तो विलयन की मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, मोलरता बराबर tan xd अपॉन अणुभार, tan xd अपॉन अणुभार, tan x क्या द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी है 20, तो डायरेक्ट आप 20 रखिए। घनत्व कितना है 1.04, अणुभार कितना आ जाएगा आपका, NaOH का अणुभार आपको पता है 40 होता है, 23 प्लस 16 प्लस 1 40, तो यहाँ 40 रख दीजिए, 40 2 पंजे 10, ये कितना है 5.0 5.20 मोलर। और यही इसका क्या आएगा, यही नॉर्मलता आएगी, क्योंकि NaOH का जो तुल्यांकी भार है वो भी 40 ही होता है। NaOH क्षार है, क्षार की जो अम्लता होगी वो क्या होती है 1, OH माइनस आएंगे 1 दे सकता है, इसलिए इसका तुल्यांकी भार और अणुभार सेम रहेगा। तो tan xd अपॉन तुल्यांकी भार tan 20 1.04 और तुल्यांकी भार आपका कितना आ जाएगा 40 ही, 20 में 20 दूनी 40, तो 5 10 मल्टीप्लाई करोगे 5/20 9। देखिए इस प्रकार से आप जिन न्यूमेरिकल्स में आपको द्रव्यमान प्रतिशतता दी हुई है और घनत्व दिया है उनको इस प्रकार से सोल्व करोगे, उनकी मोलरता और नॉर्मलता इस प्रकार से ज्ञात करोगे। ये आपके मोलरता और नॉर्मलता के कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैंने दोनों की बता दिए। अगर मिश्रण दिया हो तब मिश्रण की मोलरता नॉर्मलता कैसे ज्ञात करते हैं, और जब घनत्व और द्रव्यमान प्रतिशतता दी हो तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं।
अब आता है तीसरा। देखो हमने सांद्रता के पदों में प्रतिशत सांद्रता निकालना सीख लिया, मोलरता निकालना सीख लिया, नॉर्मलता निकालना सीख लिया। इसके बाद एक और टर्म आती है फॉर्मलता। फॉर्मलता कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई अलग से टर्म नहीं है। फॉर्मलता एक तरह से मोलरता ही है। फॉर्मलता क्या, एक तरह से मोलरता ही है विलियन की। लेकिन ये पद वहां काम में लिया जाता है जहां पर आपका जो विलय है वो संगुणित हो जाता है। विलय संगुणित हो जाता है। विलय के अणु विलायक में संगुणित हो, संगुणित या वियोजित हो, संगुणित होने पर फॉर्मलता है क्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। ग्राम सूत्र भारों की संख्या। ग्राम सूत्र भार, जो मोलरता थी वो क्या थी, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। मोल निकालने के लिए अपन ग्राम में मात्रा में अणु भार का भाग लगाते थे। यहां पर विलय के ग्राम सूत्र भार ज्ञात करने के लिए विलय की ग्राम में जो मात्रा है उसमें विलय के सूत्र भार का भाग लगाएंगे। सूत्र भार संगुणित होने के बाद उसका भार कितना हो जाता है। फॉर्मलता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का सूत्र भार। अणु भार नहीं लेना, विलय का सूत्र भार मतलब संगुणित हो गया है वो, तो उसके बाद उसका अणु भार कितना हो जाता है इनटू आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। अब देखिए सूत्र भार। सूत्र भार कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मान लीजिए एसिटिक अम्ल है CH3COH। एसिटिक अम्ल को बेंजीन में डाला, उसका द्विगुणन हो जाता है। एसिटिक अम्ल का द्विगुणन हो रहा है, द्विगुणन। अब द्विगुणन हो रहा है तो यहां पर अपन एसिटिक अम्ल का 2 अणु जुड़कर एक अणु की तरह बिहेव कर रहे हैं। द्विगुणन का मतलब क्या है कि एसिटिक अम्ल के 2 अणु मिलकर एक अणु की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब आप इसका अणु भार निकालो और उसका डबल कर दो। 2 इंटू कार्बन की देखिए 24 प्लस हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए 16 दूनी 32। ये कितने हो गए आपके 28 32 60। 2 इंटू 60, तो इसका जो सूत्र भार है वो 120 आएगा। अणु भार 60 है जबकि सूत्र भार कितना आ जाएगा 120, डबल हो जाएगा। तो उस सूत्र भार का उसकी ग्राम में मात्रा में भाग लगा दो तो हमें विलयन की फॉर्मलता पता लग जाएगी। कई बार वो क्वेश्चन में बोल देता है कि भाई बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में द्विगुणन हो रहा है तो उसकी आपको मोलरता ज्ञात करनी है। तो उस समय अगर उसने बोल दिया द्विगुणन हो रहा है तो आप अणु भार के स्थान पर सूत्र भार पद काम में लेंगे। ये फॉर्मलता होगी। फॉर्मलता पर भी ताप का प्रभाव पड़ता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा और फॉर्मलता की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फॉर्मलता घट जाएगी। ये इस पर ताप का प्रभाव। मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता तीनों ही ताप से प्रभावित होती है। अब देखिए अगला जो सांद्रता का पद आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोललता। सांद्रता का अगला जो आपका 5वां पद आता है वो क्या है, मोललता, मोललिटी।
स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मोलरता को कैपिटल M से किया था, मोलरता को अपन क्या करते हैं स्मॉल m से। मोलरता क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या वो क्या कहलाती है? उस विलयन की मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। स्मॉल m बराबर विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। अब की बार विलयन का द्रव्यमान नहीं लेना, विलायक का द्रव्यमान लेना है। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में केजी। अब मोल बराबर आप जानते हो विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार इनटू विलायक का द्रव्यमान। विलायक के द्रव्यमान को अपन ने WA से रिप्रेजेंट किया था, WA। अब इस WA को अगर मैं ग्राम में लूं तो किलोग्राम में बदलने के लिए मुझे 1000 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? विलय की ग्राम में मात्रा को WB से रिप्रेजेंट किया था इनटू 1000, विलय का अणुभार MB और विलायक का द्रव्यमान WA ग्राम में। यूनिट क्या है? मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। मोललता की खास बात क्या है कि मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि इसमें आयतन नहीं है। मोललता ताप से प्रभावित नहीं होगी, ताप का कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ताप बढ़ाने पर पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, उसका आयतन बदल जाता है, लेकिन आयतन बढ़ जाता है, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितना हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान उतना ही रहेगा। 1 किलोग्राम जल लिया है तो 1 किलोग्राम ही रहेगा, चाहे आयतन उसका बढ़ जाए, वो ज्यादा जगह घेरेगा, लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहेगा। तो यहां पर सारे सबके द्रव्यमान लिए हैं अपन ने। अणुभार जो पदार्थ के खुद की प्रॉपर्टी निश्चित होती है, वो बदलती नहीं है ताप से। तो ना ये इफेक्ट हो रहा है, ना ये इफेक्ट हो रहा है, ना ये इफेक्ट हो रहा है, इसलिए मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपके मोललता का हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में पिछले वीडियो में विलयनों की सांद्रता में मैंने आपको मोलरता नॉर्मलता से संबंधित प्रॉब्लम बताई थी, फॉर्मलता के बारे में बताया था। फॉर्मलता क्या होती है, किस प्रकार से सूत्र भार ज्ञात करते हैं, फॉर्मलता पद कब काम में लिया जाता है, जब विलय के अणुओं का समूहन हो रहा हो। उसके बाद मैंने मोललता की बात करी थी कि मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, वो कहलाती है विलयन की मोललता। और मोललता का फॉर्मूला बताया था, उस पर ताप का प्रभाव बताया था। अब हम आगे चलते हैं। आगे एक और सांद्रता का पद आता है जो आपका 6th टाइप है, मोल भिन्न। इसके बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा। मोल भिन्न या मोल प्रभाज या मोल अंश, इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रिक्शन, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल भिन्न, मोल प्रभाज या मोल अंश है क्या? मान लीजिए अपन ने विलयन बनाया जिसमें विलय और विलायक घुला हुआ है। विलायक ए है, ए के
n मोल है, B विलय है, विलय के मोल NB है। अब मान लीजिए मुझसे पूछा जाए कि भाई विलय के मोल भिन्न बताओ, तो विलय के मोल भिन्न ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, XB, मोल भिन्न को X से रिप्रेजेंट कर देते हैं, B के मोल भिन्न कितने होंगे, B के मोल अपॉन कुल मोल, मतलब अगर आपको किसी अवयव के मोल भिन्न ज्ञात करने मिश्रण में, तो उस अवयव के मोल में कुल मिश्रण के कुल मोलों की संख्या का भाग लगा दीजिए। इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोल भिन्न होता क्या है, किसी अवयव के मोल भिन्न, अवयव के मोल भिन्न उस अवयव के मोलों की संख्या, उस अवयव के मोलों की संख्या और मिश्रण के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है, का अनुपात, ये कहलाता है आपका मोल भिन्न। किसी अवयव के मोल भिन्न उस अवयव के मोल अपॉन मिश्रण के कुल मोलों की संख्या का अनुपात। ऐसे यहां पर अगर मैं A के मोल भिन्न ज्ञात करना चाहूं तो XA बराबर क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb, ये इसका हो जाएगा। अब देखिए जो मोल भिन्न होते हैं किसी भी मिश्रण में, मोल भिन्नों का जो योग होता है, मान लीजिए XA प्लस XB, मोल भिन्नों का योग हमेशा एक रहेगा, इसको याद रखना। अवयव के मोल भिन्नों का योग हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा। अगली चीज मोल भिन्न के बारे में क्या है कि मोल भिन्न भी ताप से स्वतंत्र है, ताप से स्वतंत्र है, ताप का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ताप बढ़ाने या घटाने पर मोल भिन्न चेंज नहीं होते। क्यों चेंज नहीं होते, क्योंकि हमें पता है मोल निकालते हैं तो क्या करते हैं, ग्राम में मात्रा में उसके अणुभार का भाग दे देते हैं। तो ग्राम में मात्रा क्या है, द्रव्यमान, ताप परिवर्तन से द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और बटा में अणुभार या परमाणु भार, तो अणुभार या परमाणु भार भी पदार्थ का स्वयं का गुण है, इस पर ताप परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से जो मोल भिन्न है ये भी ताप से स्वतंत्र राशि है। ये आपके क्या हो गए, मोल भिन्न। मोल भिन्न के बाद एक दो और है सांद्रता के पद, जैसे ppm, ppb, उनको देखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे, ppm और ppb क्या है, तो पद है ppm, पार्ट पर मिलियन। ये पद वहां काम में लिया जाता है जहां विलय की मात्रा बहुत अधिक हो, विलय की मात्रा बहुत अधिक हो और विलय की मात्रा बहुत कम हो और विलायक की मात्रा बहुत अधिक हो, विलय सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित हो। जैसे वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, ये जो प्रदूषित गैसें हैं इनकी मात्रा अपन ज्ञात करते हैं, वो ppm में ज्ञात करते हैं, पार्ट पर मिलियन। विलय सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित हो, विलय सूक्ष्म मात्रा में,
पीपीएम कहते किसे हैं? विलय के भार भागों की, विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 10⁶ भार भाग में उपस्थित हो। जो विलियन के 10⁶ भार भाग में उपस्थित हो उसे ही हम बोलते हैं पीपीएम। तो पीपीएम का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 10⁶। ये आपके क्या हो जाएगा? पीपीएम। पीपीबी इससे भी छोटी इकाई है। पीपीबी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पीपीबी क्या है? विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 10⁹ भार भाग में उपस्थित हो। विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 10⁹ भार भाग में उपस्थित हो। यहां 10⁹ आ जाएगा पीपीबी में। पीपीबी बराबर क्या हो जाएगा? विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की मात्रा अपॉन विलियन की मात्रा ग्राम में इंटू 10⁹ ये आपके पीपीबी हो गया। ये इकाइयां वहां, ये सांद्रता के पद वहां काम में लेने हैं जहां आपका विलय जो बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। विलियन तो बहुत अधिक है या विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन विलय आपका बहुत कम है, तो वहां हम पीपीएम में व्यक्त करते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करेंगे हम सांद्रता से संबंधित। तो ये अपना जो टॉपिक है विलियनों की सांद्रता, ये आज खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एथेनॉल का क्वेश्चन है। एथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता है C2H5OH। एथेनॉल के 46% जलीय विलयन की मोललता व एथेनॉल के मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। एथेनॉल के मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए मोललता ज्ञात करनी है। मोललता के बारे में आपको पता है, स्मॉल m बराबर क्या होता है? मोललता होता है विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का अणुभार इंटू विलायक की ग्राम में मात्रा। अगर वो ग्राम में है तो उसको किलोग्राम में बदलने के लिए अपन ऊपर 1000 से ही गुणा करेंगे। ये है। मैंने तुम्हें बताया था अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रतिशत सांद्रता का प्रकार नहीं दिया तो आप उसको द्रव्यमान प्रतिशतता मानकर हल करोगे। तो ये क्या है? 46% वेट बाय वेट है आपका। 46% क्या है? वेट बाय वेट। तो इसका अर्थ क्या है? 46 ग्राम C2H5OH 100 ग्राम विलियन में
या 54 ग्राम जल में उपस्थित है, जल में। तो हमें देखो विलय की मात्रा पता लग गई, एथेनॉल की मात्रा कितना है 46 ग्राम, और विलायक की मात्रा भी पता लग गई 54 ग्राम। ये दोनों चीजें आ गई यहां से। जब दोनों की ग्राम में मात्राएं आ गई तो हम मोललता ज्ञात कर सकते हैं इजीली। ये तो हो जाएगा 46, ये 1000। मोलिकुलर वेट, एथेनॉल का मोलिकुलर वेट आप ज्ञात कर सकते हो। कार्बन के 2 परमाणु है, 12 दूनी 24, हाइड्रोजन के टोटल 6 हैं 30, और ऑक्सीजन 16, 30 और 16 46। ये 46 इसका अनुभार है। और जल का विलायक का द्रव्यमान कितना है 54 ग्राम। तो m बराबर में क्या आ जाएगा, 46 से 46 कट गया, ये आपका 1000/54 ग्राम। कैलकुलेशन करके आप मोललता ज्ञात कर सकते हो मोल प्रति केजी में। अब वो कह रहा है कि एथेनॉल के मोल भिन्न भी ज्ञात करने। तो एथेनॉल के मोल भिन्न XC2H5OH। मैंने बताया था अभी मोल भिन्न, मैंने फॉर्मूला बताया था, जिसके मोल भिन्न ज्ञात करने हैं उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखो और उस मिश्रण के कुल मोलों की संख्या को नीचे रखो। तो XC2H5 बराबर क्या हो जाएगा, NC2H5OH अपॉन NH2O प्लस NC2H5OH। अब देखिए इनके मोल कैसे ज्ञात करेंगे। तो मोल का फॉर्मूला आपको पता है, विलय की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, पदार्थ की ग्राम में मात्रा। एथेनॉल की ग्राम में मात्रा कितनी है, ये दी हुई है 46, और एथेनॉल का अणुभार भी कितना होता है 46। यहां जल के मोल निकालने तो जल की ग्राम में मात्रा कितनी है 54, और जल का अणुभार कितना है 18। एथेनॉल की मोल में निकालने तो एथेनॉल के लिए 46/46। XC2H5OH, ये ऊपर 1, नीचे 18 × 54, 1/4। ये क्या आ गए, मोल भिन्न आ गए। एक बात याद रखना, मोल भिन्न की कोई इकाई नहीं होती। मोल भिन्न मात्रकहीन राशि है। पीछे आप कुछ नहीं लिखोगे, मोललता ज्ञात करोगे तो आप इसमें लिख दोगे मोल प्रति केजी, ये इसकी यूनिट होगी, मात्रक हो गया। लेकिन मोल भिन्न की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि मोल भिन्न तो क्या है, अनुपात है। अनुपात होता है तो कट जाएंगे मात्रक, तो एक संख्यात्मक राशि आती है कि भाई 1:4 या 1:4। तो ये आपके क्या हो जाएगा, एथेनॉल के मोल भिन्न ज्ञात करेंगे इस प्रकार से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ले लिया बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 के जलीय विलयन में H2SO4 के मोल भिन्न, H2SO4 के मोल भिन्न 1/10 है। तो इस विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। इस विलयन की मोललता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको करना है। मोल भिन्न दिए हुए हैं H2SO4 के, तो H2SO4 के मोल भिन्न का फॉर्मूला क्या होगा, जलीय विलयन है, H2SO4 के मोल भिन्न निकाल रहे तो H2SO4 के मोल अपॉन कुल मोल,
जल और H2SO4 का विलयन है, तो ऊपर H2SO4 के मोल, नीचे कुल मोल आ गए। अब ये चीज आपको दी हुई है 1/10, 1/10 बराबर क्या हो जाएगा, NH2SO4 अपॉन NH2O प्लस NH2SO4। देखिए NH2SO4 का मान कितना आया, 1, मतलब H2SO4 के मोल कितने हैं इस विलयन में, 1, H2SO4 के मोल 1। अब 1 मोल का भार क्या होगा, उसके अणु भार के बराबर, तो H2SO4 का अणु भार कितना होता है भाई, 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वो उसके अणु भार के बराबर होता है, तो 2 प्लस 32 प्लस 64 98 ग्राम। हमें H2SO4 की ग्राम में मात्रा पता लग गई, कितने मात्रा मिली हुई है, 98 ग्राम। जल के कितने मोल है, देखो दोनों का टोटल कितना है, यहाँ पर 10, NH2O प्लस NH2SO4 10, तो जल के मोल कितने हो जाएंगे, NH2O बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस NH2SO4, H2SO4 के मोल 1 है, तो ये आ जाएगा 9। तो अब जल का भार ज्ञात कर सकते हो, H2O का भार है जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान कितना होगा भाई, जल के मोल कितने आए, 9 मोल, 9 को जल के अणु भार H2O के अणु भार से गुणा करो, H2O का अणु भार आपको पता है 18, कितना हो जाएगा, 162। देखो इसकी भी ग्राम में मात्रा आ गई, इसकी भी ग्राम में मात्रा आ गई। जब दोनों की ग्राम में मात्रा आ गई तो आप मोललता ज्ञात कर सकते हो, WB इंटू 1000 MB इंटू WA। WB का मान कितना है, 98 इंटू 1000, MB का मान भी 98 होता है, इसका अनुभार पता है हमें, और WA कितना है, 162 ग्राम। 162 का 1000 में भाग दीजिए, तो आपका जो आंसर है वो लगभग 6.17 के लगभग आएगा, मोल प्रति केजी। तो ये आपका क्या हो गया, एक और क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको खुद को करने हैं। दो क्वेश्चन आपको खुद को करने, होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, उनको आप उतार लेना। और आज ही अपना सांद्रता का, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियां हैं ये खत्म हो गई हैं। कल से हम जो स्टार्ट करेंगे वो विभिन्न प्रकार के विलयनों को देखेंगे, उनके गुण देखेंगे, जैसे ठोसों का द्रव में विलयन, गैसों का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन। तो इन तीनों को अपन देखेंगे, यही चलेगा अब आगे चैप्टर में। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन है 46 एथेनॉल के 46% W/V वाले विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात कीजिए। एक तो ये क्वेश्चन आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन है NaOH के 4% विलयन का घनत्व 1.01 ग्राम प्रति ml है। तो विलयन की मोलरता, नॉर्मलता व मोललता ज्ञात कीजिए। तीनों चीज ज्ञात है। प्रैक्टिस के लिए है, आप अभ्यास कीजिए इन क्वेश्चनों का, बुक में जो क्वेश्चन दिए उनको भी देखिए। ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे घर से, कल फिर बात करेंगे, आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये विलयनों की सांद्रता जो टॉपिक है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट।